बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम शुरू करेंगे 9th क्लास की बायोलॉजी का टॉपिक दी सेल, जिसे 1665 में रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया था। तो चलें हम इससे शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको बता दूं कि जो सेल की स्टडी होती है उसे हम कहते हैं सेल बायोलॉजी। इसके बाद ये हमारे सामने हमारा ये सारा स्ट्रक्चर है सेल का, जिस केस में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं। अब हम इन्हें एक एक करके यहाँ मैं आपके सामने इन्हें डिस्क्राइब करूँगा और हर एक का फंक्शन आपके सामने बयान करूँगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की। माइटोकॉन्ड्रिया को सेल का पावर हाउस भी कहते हैं। सेल की जो तमाम एनर्जी सेल को हासिल होती है वो माइटोकॉन्ड्रिया के ज़रिए ही होती है। इसे हम जो द पावर हाउस ऑफ द सेल इज़ कॉल्ड माइटोकॉन्ड्रिया। और जो हमारी खुराक का हज़म शुदा हिस्सा या डाइजेस्टेड पार्ट होता है वो ऑक्सीजन के साथ मिल के माइटोकॉन्ड्रिया में एनर्जी पैदा करता है, जिसे एटीपी की सूरत में जनरेट किया जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं न्यूक्लियस की। तो न्यूक्लियस को कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल कहते हैं, यानी कि ये सेल का जो हमारा ब्रेन होता है उसे हम न्यूक्लियस कहते हैं। न्यूक्लियस के इसके दो पार्ट होते हैं। एक तो ये न्यूक्लियस बज़ाते ख़ुद न्यूक्लियस एक होता है, और इसके साथ एक इसका हमारा ये दरमियान में जो है न्यूक्लियोलस होता है। इन दोनों के जो फंक्शन हैं वो अलहदा हैं। तो सबसे पहले हम न्यूक्लियस का करते हैं। न्यूक्लियस को द कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल इज़ कॉल्ड न्यूक्लियस। हमारा ये न्यूक्लियस पूरे सेल की जो है एक्टिविटीज़ उन्हें कंट्रोल करता है और इस चीज़ को भी देखता है कि सेल के अंदर कौन सी चीज़ें आएंगी, कौन सी बाहर सेल के निकलेंगी। इसी तरह ये मुकम्मल तौर पर सेल की एक्टिविटी का ज़िम्मेदार है। इसके बाद हम बात करते हैं रफ़ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। रफ़ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की हमारी शेप कुछ इस तरह से होती है कि इसके ऊपर ये राइबोसोम्स अटैच होते हैं। इसकी सरफेस रफ इसलिए है क्योंकि इसके ऊपर हमारे राइबोसोम्स अटैच हैं। राइबोसोम्स का आपको पता है कि ये प्रोटीन फैक्ट्री कहलाते हैं। तो इसलिए जो हमारा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो प्रोटीन की प्रोडक्शन में, यानी कि प्रोटीन के बनाने में अहम किरदार अदा करता है। अब हम इसके बाद आते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरफ। तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमारा इस शेप का होता है कि उसके ऊपर हमारे राइबोसोम अटैच नहीं होते। अब उस पर राइबोसोम्स अटैच ना होने के की वजह से उसका क्या फ़ंक्शन होता है? उसका फ़ंक्शन होता है लिपिड्स की मेटाबॉलिज्म। हमारा लिपिड जो है इनका मेटाबॉलिज्म करता है। इसके अलावा ये हमारा अगर कोई हमारे जिस्म में पॉइजनियस सब्सटेंस इंटर हो जाए, जैसे कोई जहर या इस तरह का जहरीला केमिकल जिसे हमारी बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर सकती, तो ये उसे डिटॉक्सिफाई भी करता है। ये हमारा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम है। अब बात करते हैं हमारी सेगली ऑर्गेनेलीज, जो कि गाल्जी अपरेटस है। गाल्जी अपरेटस पैकेजिंग मटेरियल का काम करती है, यानी कि आप इसे पैकेजिंग फैक्ट्री भी कह सकते हैं। जो कि मटेरियल हमारा रफ़ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आता है, यानी कि हमारा रफ़ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन की प्रोडक्शन के लिए है। तो वहाँ से जो प्रोटीन आती है उसे गाल्जी अपरेटस पैक करती है। इसके साथ ये इसे जो मटेरियल ये पैक करती है उस वेसिकल्स में, उन्हें हम कहते हैं गाल्जी वेसिकल्स। अब हम बात करते हैं लाइसोसोम्स की। तो हमारे लाइसोसोम्स की शेप कुछ इस तरह से है। लाइसोसोम्स को हम सेल की डस्टबिन भी कह सकते हैं। जैसे कि हर जगह पे एक कूड़ा क्रिकेट फेंकने के लिए डस्टबिन होती है, तो ये सेल की डस्टबिन जो है उसे हम लाइसोसोम्स कहते हैं। ये वेस्ट मटेरियल को अपने अंदर स्टोर करता है और फिर उन्हें सेल से बाहर ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है। इसके आगे हम अगली ऑर्गेनेलिस की बात करते हैं, जो हमारा है सेंट्रियोल्स। सेंट्रियोल्स की शेप कुछ इस तरह से होती है। ये सिलेंड्रिकल शेप्स के होते हैं। इनका फंक्शन जो होता है, सेल डिवीजन के दौरान स्पाइंडल फाइबर्स की
स्पाइनल फाइबर्स की तैयारी के लिए ये अहम किरदार अदा करते हैं। ये हमारे इसे इन्हें सेंट्रीओल्स की जो शेप इस तरह ये सिलेंडर नुमा होती है, ये 3D शक्ल का सिलेंडर होता है। इसके बाद अब हम बात करते हैं राइबोसोम्स की, जो हमारी प्रोटीन फैक्ट्री का किरदार अदा करती है। इसकी राइबोसोम्स की जो शेप है वो कुछ इस तरह से होती है। ये हमारी प्रोटीन की प्रोडक्शन में इस्तेमाल होती है और इसके बाद प्रोटीन को सेल्स की फर्दर एक्टिविटीज़ के में हेल्प के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब हम बढ़ते हैं अपनी इससे अगली ऑर्गेनेली की तरफ, जो कि हमारी वैक्यूल है। वैक्यूल की शेप कुछ इस तरह से होती है। वैक्यूल को आप ट्रांसपोर्ट व्हीकल के तौर पर भी देख सकते हैं कि ये हमारी जो सेल के अंदर और बाहर मटेरियल की ट्रांसपोर्ट होती है, यूज़फुल मटेरियल की, वो हमारा वैक्यूल्स के ज़रिए होता है। पीछे हमने पढ़ा था कि जो हमारा वेस्ट मटेरियल है वो हमारी लाइसोसोम्स के ज़रिए ट्रांसपोर्ट होता है, और जो यूज़फुल मटेरियल है वो हमारा वैक्यूल के ज़रिए सेल के अंदर और बाहर ट्रांसपोर्ट होता है। अब हम इसके बाद बात करते हैं बाउंड्री वाल की, जो कि सेल की आउटर वाल, जिन्हें हम सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं जैसे। तो ये हमारा सेल मेम्ब्रेन मुख्तलिफ़ तरह के काम सर अंजाम देती है। ये सिर्फ उन सब्सटेंस को अंदर गुज़रने की इजाज़त देती है जिन्हें हमारा न्यूक्लियस जो है वो इंटर होने के लिए जिन्हें हमारा न्यूक्लियस इजाज़त देता है कि वो सेल के अंदर इंटर हों। इसकी जो शेप है वो कुछ इस तरह से होती है। और ये दरमियान में इसका जहाँ से मटेरियल ट्रांसपोर्ट होता है, इसके ऊपर चैनल्स लगे होते हैं जो कि हर तरह के मटेरियल के लिए अलग अलग चैनल सपोर्ट करता है। तो ये स्टूडेंट्स आज का हमारा टॉपिक सेल का था, जिसे रॉबर्ट हुक ने 1665 में डिस्कवर किया। उम्मीद है आपको ये हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। इसी तरह की मज़ीद साइंस के हर टॉपिक की वीडियो इंशाल्लाह आगे आती रहेंगी। आपसे ये रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप फ्यूचर में इससे फ़ायदा उठा सकें। शुक्रिया।